Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video I'll read a book that is known as Chikitsa Guide. Okay, so today our topic of discussion is nausea and vomiting. Okay, so today our topic of discussion is nausea and vomiting. Okay, now nausea एंड वोमिटिंग के ऊपर सिर्फ हम रीड करेंगे। ओके, एंड रीडिंग का देखो क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, मैं अगर बहुत लोग आपसे अगर कहूँगा, अगर मान लीजिए अभी क्या ईयर है आपके पास, 2025 ये चल रहा है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ओके, सो हमें पढ़ना क्यों चाहिए, हमें बुक रीडिंग करना क्यों चाहिए, सो इसके ऊपर इर्द गिर्द आज टॉपिक घूमेगा। ये तो मैं पढ़ाऊँगा, आज नसिया वोमिटिंग पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा बातें करेंगे। ठीक है ना। मान लीजिए अधिकांश जो लोगों का मेंटालिटी होता है, जो स्टूडेंट का मेंटालिटी होता है एंड उसके माता पिताजी का जो मेंटालिटी होता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा और पढ़ने के बाद जॉब करेगा, नौकरी छोकरी, इसी के इर्द गिर्द वो पढ़ाई घूमता रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं अभी एक बात क्या करूँगा, मान लीजिए मुझे देश का पीएम आप समझ के चले कि अभी मोदी जी नहीं है, अभी मैं देश का पीएम हूँ। मैं क्या करूँगा, मान लीजिए आप फार्मेसी की बात कर रहे हैं, मैं फार्मेसी में बिल्कुल वैकेंसी 10 साल तक मैं बिल्कुल वैकेंसी बंद कर दूँगा। फार्मेसी में मैं बोल रहा हूँ। एंड इसी 10 साल में बहुत बच्चे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि फार्मेसी कोर्स तो बंद होने वाला नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगा, 10 साल तक वैकेंसी कोई भी जनरेट नहीं करेगा। और इसीलिए अधिकांश लोग क्या कहेंगे कि फार्मेसी एजुकेशन बेकार है। ठीक है, मान करके चलिए। ठीक है, एंड मैं क्या करूँगा, गवर्नमेंट जॉब भी बंद कर दूंगा, प्राइवेट जॉब भी बंद कर दूंगा। मान लीजिए सपोज दैट, ओके, क्योंकि हमारे पास पावर है तो बंद कर सकता हूँ। तो मान लीजिए प्राइवेट जॉब भी बंद कर दिया, तो आप क्या कहोगे, कहोगे इस कोर्स का कोई भी वैल्यू नहीं है। और 10 साल के बाद मैंने क्या करूँगा, 10 साल के बाद अचानक मैं क्या करूँगा, फार्मेसी में 50 लाख नौकरियां दूंगा। ठीक है, 50 लाख जॉब वैकेंसी मैंने निकालूंगा, और फार्मासिस्ट का जो सैलरी होगा वो मैं कर दूंगा पर मंथ 2 lakhs पर मंथ कर दूंगा। मुझे बताओ, तो इसी 10 साल के बीच में जैसे जैसे नहीं आएगा तो बच्चों क्या करेंगे, कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। ठीक है, एंड अचानक जॉब निकलेगा तो पहले तो आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं आएगा, एंड एक तो पढ़ा लिखा नहीं रहोगे। दूसरा मैं क्या कर दूंगा, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा मार्क क्या आएगा, कम आएगा। मान लीजिए टोटल मार्क आपका 400 आएगा, तो आप तो कुछ नहीं जानते हो फार्मेसी के बारे में, तो आप एक मार्क भी रखना या 4 मार्क भी रखना आपके लिए बहुत कष्टप्रद होगा। मतलब 400 से आप रखोगे 4 नंबर। ठीक है, एंड उसी 4 नंबर रखोगे या नहीं रखोगे ये भी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि पढ़ा कुछ नहीं। एंड मैं क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट करूँगा कि मुझे 300 नंबर से ऊपर की जो नंबर जो रखेगा मैं उसको पोस्टिंग दूंगा। कहाँ 300 नंबर और कहाँ 4 नंबर, कुछ समझते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपना एक क्राइटेरिया सेट करके रख दिया कि मुझे इतना नंबर चाहिए, तो फिर मैं जाकर के कैंडिडेट को लूँगा, वरना मैं नहीं लूँगा। ठीक है, नाउ उस वक्त आप क्या करोगे, अचानक आपके मन में पैसा के कारण इस कोर्स का वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, इस कोर्स का वैल्यू बढ़ गया, तो आपके नज़र में ज्ञान सिर्फ क्या है, एक पैसा कमाने का जरिया है। अगर इसी आशा से आप कोई पढ़ाई करते हो, तो मैं आपको बता दूं
ऐसा मत करो, वरना आपको दुख लगेगा। जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई करते हो इसका मतलब आपको जॉब फॉर्म मिलेगा, जरूरी नहीं है ना। तो इसी चक्कर में कभी भी पाठ को मत पढ़ना। हम जनरली पाठ क्यों पढ़ते हैं? मान लीजिए आप एक बैक्टीरिया का, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। बैक्टीरिया क्या हुआ होता है, अपना सेल वॉल सिंथेसिस करने के कारण वो क्या होता है, अंदर से प्रोटेक्टेड रहता है क्योंकि उसके पास सेल वॉल है, एंड वो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ें करता है, ठीक है। एंड उसी के कारण वो सर्वाइव होता है। तो आपने देखा होगा कई प्रकार के एंटीबायोटिक जो होता है, कोई प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करेगा, कोई सेल वॉल को क्या करेगा, रप्चर करेगा, या सेल वॉल सिंथेसिस को क्या करेगा, इनिबिट कर देगा। तो ऐसा आपने सुना है कई प्रकार के एंटीबायोटिक के बारे में। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया है कि सेल वॉल को सिंथेसिस हम इनिबिट करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करेंगे, तो ये हमें कैसे पता चला? ये हमें इसीलिए पता चला, अच्छा बैक्टीरिया क्या करता है, अपना सेल वॉल को सिंथेसिस करता है, एंड इसी कारण से वो प्रोटेक्टेड है। तो सेल वॉल सिंथेसिस वो करता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे मैकेनिज्म है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा नहीं वो सेल वॉल सिंथेसिस कर रहा है। तो हमारे दिमाग में घुसा कि इस बैक्टीरिया को तभी ख़त्म किया जा सकता है जब हम इसकी सेल वॉल सिंथेसिस को या तो हम रप्चर कर दें, या तो हम क्या करेंगे, इसे रप्चर कर देंगे, या इसे इनिबिट कर देंगे, या इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, एंड उसके लिए ऐसा मेडिसिन बनाएंगे जिसके पास ये प्रॉपर्टीज हो, ठीक है। तो ये कैसे पता चला? ये पता चला कि जब हमारा कंसेप्ट डेवलप हुआ। अगर आपके पास कंसेप्ट होगा तभी आप जाकर के रिसर्च करोगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ाई इसी उद्देश्य से करो कि हमें एक अच्छा कंसेप्ट मिल जाए, एक अच्छा टीचर हमें मिल जाए, इस उद्देश्य से पढ़ाई करो। जरूरी नहीं आप मेरे को फॉलो करो, मैं नहीं कहता हूँ। अगर आपको मुझे मेरा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अगर पसंद आता है तो करो, अगर नहीं पसंद आता है नहीं करो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अगर ऐसा उद्देश्य रख करके आना चाहते हो तो आओ, वरना मत आओ। और इसी हालत आपके देखोगे, मतलब क्या, आर्ट्स का भी है। तो मान लीजिए आर्ट्स आजकल कोई नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि उसमें कुछ पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब मान लीजिए सरकार अब क्या करेगा, बहुत लोग आर्ट्स छोड़ देंगे। अब मान लीजिए सरकार अचानक निष्पत्ति लेगा कि हमें आर्ट्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक महा वैकेंसी बाहर करेंगे, जिसमें पूरे देश में लगभग 50 लाख टीचर का हमें क्या पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगा, और हर एक टीचर को हम क्या करेंगे, मंथली 5 लाख देंगे, और उसके साथ परमानेंट जॉब एश्योरेंस भी देंगे। तो क्या होगा, जो लोग कहते थे कि आर्ट्स एजुकेशन खराब है, आर्ट्स एजुकेशन पढ़ने से जीवन बर्बाद है, क्या आपके पास वो समय रहेगा कि आप आर्ट्स के एजुकेशन ले पाओ? नहीं समय रहेगा। तब आप क्या करोगे? अचानक वैकेंसी निकलेगा, अचानक सब कुछ होगा, अचानक पोस्टिंग होकर के क्लोज हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। कभी कभी देश को कोई चीज़ हटाते चाहिए। देश क्या करेगा, हटा तो हमें चाहिए, हटा तो हमें युद्ध हो। अगर मान लीजिए आज हम वेपन बहुत ज़्यादा इतना खरीदते नहीं हैं, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के चक्कर में हम 4.5 या 4 जनरेशन का एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। तो जब हमारे दुश्मन के पास 5th जनरेशन 6th जनरेशन आ जाएगा तो हम क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। एंड अगर वो देश हमारे विरुद्ध में युद्ध छोड़ देगा तो हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बहुत ही नीडेड होगा। तब आप क्या करोगे? तब आपको अचानक चाहिए, एंड जहाँ अचानक चाहिए वहाँ बहुत पैसा, बहुत दलालगिरी, सब चीज़ें चलेगा। तब आप कैसे मैनेज करोगे? तो इसीलिए कंसेप्ट पर अपना कमांड बनाओ। इसी उद्देश्य से हमें पढ़ना है
कि कॉन्सेप्ट हमें पता होगा और आगे चल करके हम क्या करेंगे, नए नए चीज़ का क्या करेंगे, डिस्कवरी करेंगे, नए नए चीज़ का हम इनोवेशन करेंगे। इसी उद्देश्य से पढ़ाई करो। अगर ये रख करके पढ़ाई कर रहे हो कि मुझे जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगा, छोकरी मिलेगा, ऐसा नहीं चलता है बाबू। इस तरह से अगर आपके बाबूपन होता है ना, तो ये सोच करके कभी मत आना। और वैसे भी गवर्नमेंट इतना वैकेंसी जनरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो यही सिर्फ मुझे कहना था, बाकी आपकी मर्जी। सो नाउ ये हो गया हम पढ़े क्यों, ठीक है। तो इस चैनल पर ऐसे सीरियस टॉक होगा एंड इसी कारण से आपका क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा पढ़ने के लिए। क्योंकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। तो आप क्या करो, उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से हम रिसर्च में बदल सकते हैं, उस पर विचार करो, उस पर मनन करो कि अभी हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सीखो। हमारे पास ये प्रॉब्लम है, अच्छा इस प्रॉब्लम का हम क्या सल्यूशन दे सकते हैं, उसका सल्यूशन दो। एंड उसके कारण सल्यूशन अगर दोगे तो आप पैसा जितना मर्जी उतना चार्ज करो, क्योंकि आजकल तो कोई भी चीज़ फ्री नहीं। फ्री का सिस्टम हमेशा भूल जाओ। फ्री में जहाँ मिलता है वहाँ पर भूषण खाना के व्यतीत और कुछ नहीं होता है। फ्री का चक्कर छोड़ दो, ठीक है। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। और फ्री का भी कोई कदर नहीं करता है। फ्री का सामान फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आपके अंदर उतना अग्रेसिवनेस आता है? नहीं आता है। लेकिन अगर आप मेरा मंथली अगर मैं आपसे चार्ज करूँगा, मान लीजिए 50,000 मैं चार्ज करूँगा, तो आपके मन में क्या आएगा, भाई पैसा दिया है, मोटा पैसा कटा है, किसी भी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। तो आपके अंदर ये सीरियस डेवलप हो जाएगा। आज क्या हो रहा है, कोर्स 2,000 में बिक रहा है, 10,000 में बिक रहा है, तो इसी के कारण किसी के अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है। जब आप पैसा देते हो तो आपके अंदर वो सीरियसनेस आता है कि इतना पैसा मैंने दिया है तो इतना पैसा का जो ज्ञान होगा वो मैं हासिल करके रहूँगा, कैसे भी करके, ठीक है। सो ये होता है सीरियसनेस के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। सो कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने की कोशिश करो एंड उसे रिसर्च में बदलो। कॉन्सेप्ट ग्रास्प करो एंड उसे रिसर्च में कैसे बदलो, नए नए चीज़ का इनोवेशन करो। इनोवेशन में हमें जाना चाहिए। रिसर्च माइंड सेटअप रखो। रिसर्च माइंड सेटअप रखने से आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। सो कमिंग टू द आज नजिया वॉमिटिंग के ऊपर हम पढ़ेंगे। नजिया का मतलब होता है जी घबराना। नजिया का क्या मीनिंग होता है, जी घबराना। एंड वॉमिटिंग का मतलब क्या होना, उल्टी आना, या इसे बमन बोला जाता है, बमन आना, ठीक है। इन्फेक्शन या अदर कॉज की वजह से, इन्फेक्शन या अदर कॉज की वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कंटेंट का ओरली बाहर आना को बोला जाता है क्या, वोमिटिंग, ठीक है। इन्फेक्शन या अदर कॉज की वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कंटेंट का ओरली बाहर आना, इसी को बोला जाता है वोमिटिंग। आपने जो खाया पिया है उसके कारण जो इंडाइजेशन हुआ है या उसके कारण जो इन्फेक्शन हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो इसी के चलते ओरली बाहर आना को बोला जाता है वोमिटिंग। एंड नोजिया का मतलब क्या हुआ, आपको वोमिटिंग जैसा लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि उल्टी होगा, लेकिन उल्टी एक्चुअली नहीं होगा, इसलिए इसको बोला जाता है जी घबराना, ठीक है। द स्टेट ऑफ वोमिटिंग, ये एक प्रक्रिया है। वोमिट होगा लेकिन वोमिट नहीं होगा, लेकिन सचमुच वोमिट में कहाँ पर होगा, वोमिटिंग में होगा, ठीक है। नाउ इंडाइजेशन में जब फूड स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं होता है तब उल्टी से बाहर आता है, ऐसा डायरिया वाला कंडीशन में भी होता है। इंडाइजेशन में क्या होता है, आपका स्टोमक जिसमें आपका फूड होता है
वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए इसी को बोला जाता है इनडाइजेशन। ठीक है, सो जब इनडाइजेशन होगा वो क्या होगा, उल्टी से बाहर आ जाएगा। तो ऐसा कंडीशन कब होता है, डायरिया वाले कंडीशन में भी ऐसा होता है। ठीक है, नाउ इसका कारण क्या है, पहले देखो, अगर आप एक अच्छा डॉक्टर या अच्छा फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, पहले उस रोग का कारण को ढूंढो। अगर कारण हमें पता चलेगा कि इस रोग का कारण ये है, तो हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड इसी कारण को जानने के लिए, साइन एंड सिम्टम को जानने के लिए, इसके रिलेटेड जो अनुभव होता है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, उसे जानने के लिए बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ा दूंगा, आपको रोग को देखोगे समझ जाओगे, नहीं। थ्योरी पढ़ने से हमें क्या पता चलेगा, अच्छा नसिया वोमिटिंग का कारण ये होता है, सिर्फ इतना पता चलेगा। लेकिन जब वो पेशेंट आपके सामने आएंगे तब उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा। मान लीजिए किसी के अंदर पेट में मरोड़ होगा, तो आपको कैसा पता चलेगा, जब मरोड़ वाला पेशेंट आएगा। मान लीजिए किसी को बहुत पेन हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा, जब वो पेशेंट आएगा तभी आपको पता चलेगा। एंड पेन में भी डिफरेंट क्या होता है, उसका इंटेंसिटी लेवल होता है। किसी को कम दर्द, किसी को मध्यम धरण दर्द, एंड किसी को बहुत ज़्यादा दर्द। तो आप अगर दर्द को महसूस नहीं कर पाओगे, मान लीजिए सामान्य दर्द हो रहा है, आप ट्रामाडोल दे रहे हो, और मान लीजिए बहुत दर्द हो रहा है या मीडियम दर्द हो रहा है, आप हाई पेन किलर दे रहे हो। मीडियम दर्द के लिए मीडियम दवाई देना चाहिए, जो मीडियम इंटेंसिटी लेवल को क्योर कर सके। तो आपके अंदर ये सेंस पावर भी डेवलप होना चाहिए। तो वो सेंस पावर कैसे डेवलप होगा, जब आपको थ्योरी में नॉलेज होगा, क्योंकि पता चलना चाहिए ना डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड लेवल कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। तब जा कर के क्या होगा, आपके अंदर ये सेंस उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, नाउ सो नजिया का कारण हम आज पढ़ेंगे। नजिया मतलब जी घबराना, एंड वोमिटिंग मतलब उल्टी या बमन आना कई कारणों से होती है। पहला जो कारण है वो होता है, ज़्यादातर जो नजिया वोमिटिंग दिखा गया है वो जनरली आपका इनडाइजेशन के कारण से उत्पन्न होता है। इनडाइजेशन इनडाइजेशन नजिया वोमिटिंग का पहला कारण है और मुख्य कारण है। ये आपको समझना है, ये आपके दिमाग में 7वें ताले के अंदर इसे पूरा बैठा लो कि नजिया वोमिटिंग हो रहा है मतलब इंडाइजेशन पक्का होगा ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कारण भी नहीं होते, बाकी कारण भी होते हैं, जैसे कि मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा कार में जा रहे हैं, बस में लोग जा रहे हैं, तो मोशन मतलब क्या है, जब हम गतिमान अवस्था में होते हैं उसके कारण हम, अगर हमें कोई सिकनेस आ गया तो इसी को बोला जाता है मोशन सिकनेस। जैसे कि ट्रैवलिंग जब आप करते हो कार में, बाइक में, बस में, तो कुछ लोग को आपने देखा होगा कि वो उल्टी कर देते हैं, वोमिट कर देते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि उन्हें मोशन सिकनेस है, मतलब मोशन जब होगा तब उनको वोमिटिंग आएगा। एंड इसका जो फिजियोलॉजी है वो तो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतने सारे चीज़ को डिस्क्राइब करना संभव नहीं है। इसीलिए सिर्फ आप ये जानो कि नोजिया वोमिटिंग मोशन सिकनेस की वजह से भी हो सकता है। उसी तरह से मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस किसको होती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को होती है। जब प्रेगनेंसी आता है तो मॉर्निंग में, सुबह की वक्त प्रेग्नेंट लेडीज़ को उल्टी आता है। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को सिर्फ आता है। ठीक है, सुबह अगर आ रहा है तो समझ जाना वो प्रेग्नेंट लेडीज ही होगा। ठीक है ना, कई बार कुछ दबाव की वजह से भी आपका नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। बहुत सारे ऐसे दबाव होंगे जिसके चलते हमें नोजिया वोमिटिंग होता है ना। इसके अलावा कुछ कारण इस प्रकार के, जैसे कि आपका इन्फेक्शन मतलब संक्रमण, बहुत सारे संक्रमण के चलते भी आपका नोजिया वोमिटिंग हो सकता है।
वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस इसके चलते भी हो सकता है। गैस्ट्रोएंटेरिटिस मतलब ITIS वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन, ठीक है। नाउ उसी के चलते गैस्ट्रिक रिटेंशन, ठीक है, मतलब गैस्ट्रिक मतलब आपका स्टोमक, रिटेंशन मतलब कुछ अगर रह गया हो तो उसके चलते। देन एक्यूट गैस्ट्राइटिस मतलब मैग्नीट्यूड लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा गैस्ट्राइटिस, ठीक है। देन इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ अटका पड़ा है तो इसी के चलते भी आपके क्या होगा? नजिया वोमिटिंग होगा। फूड पॉइजनिंग विषाक्त अगर खाद्य हो जाएगा तो आप क्या हो जाएगा? विषाक्त भोजन करोगे तो नजिया वोमिटिंग हो सकता है। हेड अगर इंजुरी हो गया, मान लीजिए आपका सर कहीं पर टकरा गया है तो इसके चलते आपके सर में अगर कहीं पर कुछ चोट आया है तो इसी के चलते भी आपका नजिया वोमिटिंग होने का संभावना है। दूसरा, वायरल हेपाटाइटिस के चलते भी आपका हो सकता है, ठीक है। नाउ इसका साइन एंड सिम्टम क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होगा। मान लीजिए आप जब पेशेंट को देखोगे, कोई कहेगा सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसका मतलब उसे नजिया वोमिटिंग होगा ही होगा। देन फीवर इसका भी कारण है, ठीक है, फीवर इसका कारण है ना। उसके चलते अगर हम देखेंगे थोड़ा लाइट हेडेक आएगा, सिर दर्द सामान्य सा रहेगा। देन वर्टाइगो होगा मतलब चक्कर आएगा। रैपिड पल्स रेट मतलब तेज नाड़ी दर हो जाएगा। ड्राई माउथ, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, माउथ थोड़ा ड्राई हो जाएगा एंड डिहाइड्रेशन मतलब पानी के कमी, ठीक है। देन चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द होगा, क्योंकि ओरली कंटेंट का बाहर आता है ओरल रूट के माध्यम से, तो ये क्या होगा? चेस्ट एरिया थ्रो दे करके आ रहा है तो इसीलिए चेस्ट में भी पेन होगा। देन एक्सेसिव स्लीपीनेस आएगा, अत्यधिक नींद आएगा, क्योंकि जब आप खांसोगे तो इसका मतलब क्या है? आप थोड़ा टायर्ड फील करोगे, ठीक है, अच्छा तो फील नहीं करोगे, तो इसीलिए क्या होगा? एक्सेसिव स्लीपीनेस आएगा। देन इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है? अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया जाता है ये जनरली क्या होता है? आपका रोग को ध्यान में रख करके दिया जाता है, आपका कारण क्या है। डिजीज तो हमने पढ़ लिया कि नजिया वोमिटिंग, कोई भी डिजीज हो, मान लीजिए लीवर रिलेटेड डिजीज हो, मान लीजिए किडनी रिलेटेड डिजीज हो, तो हमें जनरली क्या होता है? हमारे कॉज के रिलेटेड दिया जाता है। ऐसा नहीं कि देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कारण होगा जो हमने मेंशन किया है। वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस मान लीजिए ये आएगा, या फिर मोशन सिकनेस होगा, मनी सिकनेस होगा, हर एक का अलग अलग ट्रीटमेंट है। वायरल हेपाटाइटिस इसका अलग ट्रीटमेंट आएगा, तो ये सब ट्रीटमेंट तो यहाँ कवर नहीं होता है ना, ये सब ट्रीटमेंट यहाँ कवर नहीं होता है। तो जनरली क्या होता है? हमें नजिया वोमिटिंग को पकड़ के चलना है। अगर वो नजिया वोमिटिंग वायरल हेपाटाइटिस के कारण होता है तो वायरल हेपाटाइटिस के लिए हमें अलग सा मेडिसिन देना पड़ेगा, उसके साथ नजिया वोमिटिंग का ये मेडिसिन भी कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर जो मेडिसिन दिया गया है वो नजिया वोमिटिंग को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, ना कि बाकी चीज को कवर किया गया है। बाकी चीज यहाँ पर कवर नहीं होता है। ये पहली बात जो क्लियर करके रखो ना। नजिया वोमिटिंग के अनेक कारण होते हैं और उसी आधार पर उसका उपचार किया जाता है। अभी अभी मैंने बताया। इंडाइजेशन से होने वाले नजिया वोमिटिंग में दिए जाने वाला ट्रीटमेंट इस प्रकार है। तो जनरली हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? इंडाइजेशन, अपचन के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया जाता है टैबलेट पेरीसेट MD, जिसमें क्या होता है? ऑन्डानसेट्रन आपका 4 mg होता है एंड ये सुबह शाम देना पड़ता है, खाली पेट देना पड़ता है बिफोर फूड, ठीक है। एंड यहाँ पर हमेशा आप देखो पेरीसेट MD एक तो ब्रांड नेम है, हमें ब्रांड नेम के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ब्रांड नेम हमेशा बदलते रहता है।
हमें सिर्फ सॉल्ट कंपोजिशन या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में चर्चा करना है। इसमें ऑन्डानसेट्रन होता है एंड ये कितने डोज में होता है, 4 मिलीग्राम। ठीक है, उसका जो क्वांटिटी कितना है, 4 मिलीग्राम। ठीक है, उसके बाद हम क्या देंगे, कैप्सूल राजो डी देंगे। ठीक है, तो इसमें होता है एंटेरिकोटेड राबिप्राजोल सोडियम जो कि 20 mg एंड डम्पेरिडॉन सस्टेंड रिलीज, SR मतलब सस्टेंड रिलीज, ये 30 mg में होता है। ये भी भूखे पेट सुबह शाम मतलब खाने से पहले ना। उसके बाद क्या देना पड़ेगा, सिरप पंटॉप MPS जिसमें पंटोप्राजोल होता है, तो ये 2 चम्मच मतलब 10 ml देना पड़ेगा सुबह दोपहर शाम। एंड ये जितने डोज होता है वो एडल्ट डोज होता है, पेडियाट्रिक हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पेडियाट्रिक में डोज कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है ना, अगर उपयुक्त ट्रीटमेंट से अगर आपको आराम ना मिले, देखो ये जितना हमने ट्रीटमेंट दे दिया ये एक प्राइमरी बेसिस में दे दिया। हमने क्या दिया, टैबलेट में ऑन्डानसेट्रन दे दिया, कैप्सूल में हमने क्या दे दिया, आपका जो एंटी अल्सर टाइप का जितने भी ड्रग है वो दे दिया, एंड उसके बाद पेंटोप्राजोल हमने दे दिया। ये एक बेसिक लेवल का ट्रीटमेंट हमारा कवर हो गया। लेकिन मान लीजिए बेसिक लेवल ट्रीटमेंट देने के बाद भी पूर्ण अगर आराम नहीं मिल रहा है तो इस केस में हमें इंजेक्शन को जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट इंजेक्शन लगाते हैं। डायरेक्ट कभी इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, हमें सर्वप्रथम टैबलेट कैप्सूल से ट्रीटमेंट को शुरू करना चाहिए। ठीक है, अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो उसके बाद इंजेक्शन देना चाहिए, हठात इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इंजेक्शन इसमें दिया जाता है रानिटिडिन रंटाक 2 ml जिसमें होता है रानिटिडिन 50 mg। ये मांसपेशी अथवा ड्रिप में लगाया जा सकता है। अभी अभी मैंने अपने चैनल में एक वीडियो बना करके रखा है, फार्मा प्लस में शायद। रानिटिडिन जो होता है वो क्या करता है, आपका लीवर कैंसर करता है। तो इसीलिए ये ड्रग के ऊपर थोड़ा अगर आप डिटेल स्टडी कर सकते हो तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हो करो, लेकिन मेरे पास क्योंकि इतना समय नहीं है, मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे रहा हूँ। रानिटिडिन आपका लीवर कैंसर कॉज कर रहा है एंड वो US मार्केट से पूरा विथड्रॉ हो चुका है। हमने AI से भी आप अभी पूछोगे कि आपको कैसे पता चला, तो US का मैं जो साइट बताया था, USA का एक साइट होता है मेडिसिन रिलेटेड, तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिला। दूसरा हमने AI से सर्च करके भी मांगा है कि रानिटिडिन US मार्केट से विथड्रॉ हुआ है या नहीं हुआ है, तो वहाँ पर भी जवाब आ रहा था कि रानिटिडिन विथड्रॉ हो चुका है। बाकी अगर आपको हो चुका है या नहीं हो चुका है ये जानना है तो US विजिट करिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द और क्या क्या हम ट्रीटमेंट देंगे। एक इंजेक्शन देंगे पेरीसेट 2 ml, इसमें ऑन्डानसेट्रन होता है, ये सिरा मार्ग से देना चाहिए मतलब IV में देना चाहिए। एंड ये जो रैंटैक होता है जिसमें रानिटिडिन 50 mg होता है, ये आप जनरली प्रिफर करो मांसपेशी में दे सकते हो, ड्रिप में भी दे सकते हो, लेकिन मांसपेशी को प्रिफर करो तो अच्छा है। लेकिन ड्रिप में अगर दोगे तो भी चलेगा ना। अगर नजिया वोमिटिंग लंबे समय से हो तथा डिहाइड्रेशन जैसे स्थिति लगे तो रिंजर लैक्टेट या DNS दी जा सकती है। देखो अगर आपके पास नजिया वोमिटिंग लंबे समय से हो मतलब क्रोनिक केस अगर आ जाएगा, एंड उसी के साथ अगर आपके पास डिहाइड्रेशन अगर जैसा स्थिति लगेगा तो इस केस में आपको रिंजर लैक्टेट देना पड़ेगा या फिर DNS देना पड़ेगा। बट कीपिंग इन द माइंड that the patient should not be डायबिटीज मेलाइटस। अगर डायबिटीज मेलाइटस हुआ तो फिर ये आप नहीं दे सकते हो। कीपिंग इन माइंड डायबिटीज मेलाइटस अगर पेशेंट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या है, उसका शुगर लेवल एफट है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ भी कंसिडर करो, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिखा गया मतलब आप सीधा दे दोगे। डॉक्टर कंसल्टेशन इसीलिए कहा जाता है, हमेशा डॉक्टर कंसल्टेशन करो। लेकिन डॉक्टर कंसल्टेशन तो हम करेंगे,
इसका मतलब ये नहीं डॉक्टर कंसल्टेशन के चक्कर में हम जो पढ़ना चाहिए, मेडिकल के जितने किताब पढ़ना चाहिए हमारे ज्ञान के लिए, वो कंसेप्ट डेवलप करने के लिए, वो हम छोड़ दें। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड हमेशा ध्यान रखो, आधा अधूरा ज्ञान पाने से अच्छा वो ज्ञान अगर नहीं पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। आधा अधूरा ज्ञान अगर पाओगे तो वो न पाने की बराबर है। अगर पाना चाहते हो तो पूर्ण तरीके से पाओ, ठीक है। जो पूर्ण ज्ञान है उसे प्राप्त करो, तभी मजा आएगा। नाउ अगर हमें पेट दर्द की शिकायत हो, क्योंकि जाहिर सी बात है नोजिया वोमिटिंग मतलब आपका वो स्टोमक वाले रीजन से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंटेंट का बाहर आता है, इसी चीज़ को हम वोमिटिंग कहते हैं। तो पेट तो दर्द होगा, स्वाभाविक होगा। तो इसके चलते हम इंजेक्शन देंगे, क्या देंगे, एक्वाडल्स पास देंगे। इसमें क्या क्या होता है, एक्टिव सॉल्ट कंपोजिशन डाइक्लोफेनाक होता है एंड डाइसाइक्लोमाइन होता है, ठीक है। ये मांसपेशी में लगाया जा सकता है। IM दोगे, आपके बटक वाले रीजन में दोगे, ठीक है। देन दूसरा दोगे टैबलेट जीरोडल्स पास, इसमें एसिक्लोफेनाक और ड्रोटावेरिन होता है, ये भी आप दे सकते हो। कब तक दोगे, जब तक इसको ज़रूरत है तब तक दोगे। देन नोजिया वोमिटिंग ट्रैवल सिकनेस की वजह से या मोशन सिकनेस की वजह से अगर होगा तो इस केस में हम क्या देंगे, टैबलेट एमिकाइंड MD, इसमें होता है प्रोक्लोरपेराजिन मालिएट माउथ डिजल्विंग। ये क्या होगा, जब ज़रूरत होगा तब देंगे, मतलब जब हमें वोमिट होगा तब ये टैबलेट हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ये आपके सबलिंगुअल रूट में दिया जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है माउथ डिजल्विंग, एंड ये फास्ट काम करेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, आपके दोस्त हो या कुछ भी हो, हमेशा ये ड्रग को आपके जुबान पर रहना चाहिए। क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ, टैबलेट एमिकाइंड MD प्रोक्लोरपेराजिन मालिएट माउथ डिजल्विंग जब ज़रूरत हो तब दी जानी चाहिए। मान लीजिए आपके साथ में ऐसा कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है जिसको ट्रैवल करने से वोमिटिंग होता है, तो हमेशा टैबलेट एमिकाइंड MD अपने पास रखना, और जब उसको होगा सीधा उसकी सबलिंगुअल रूट में दे देना, उसके टंग के नीचे ये टैबलेट को प्लेस कर देना, ऑटोमेटिक हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा उसका, मतलब वोमिटिंग ठीक होगा। अगर प्रेगनेंसी नोजिया वोमिटिंग की वजह से हुई है तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारा केस आ रहा है, इंडाइजेशन की वजह से हो रहा है, कई बार ट्रैवल सिकनेस की वजह से हो रहा है, कई बार मोशन सिकनेस की वजह से हो रहा है, कई बार वायरल हेपाटाइटिस की वजह से हो रहा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से हो रहा है। तो डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो कॉज वाला सेक्शन है ना, ये जो कॉज वाला सेक्शन है, इससे बहुत तरीके से अच्छे तरीके से याद रखो। ये वाला सेक्शन 1000 बार पढ़ो तभी याद होगा, 1-2 बार में बिल्कुल नहीं होगा, 1000 बार ये चीज़ को पढ़ो तभी याद रहेगा। एंड दूसरा होता है साइन एंड सिम्टम, इसे भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये अगर याद नहीं होगा तो आप एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो। पहले तो आपको कारण जानना है, उसके बाद साइन एंड सिम्टम जानोगे, तब जाकर के ये मेडिसिन आप ट्रीटमेंट कर पाओगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द, अगर प्रेगनेंसी में नोजिया वोमिटिंग होगा तो इस केस में हम क्या दे सकते हैं, टैबलेट प्रेगडक्स, टैबलेट प्रेगडक्स। इसमें क्या क्या होता है, डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट होता है, ठीक है, पाइरोडक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है एंड फॉलिक एसिड होता है। सो ये कैसे डोज में हम देंगे, रोज़ 1 गोली रात को सोते वक्त लेनी चाहिए, लेकिन अधिक आवश्यकता होने पर सुबह दोपहर शाम हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें रात में 1 गोली खाना है। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप 1 गोली खाइए। अगर 1 गोली से अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है 1 टैबलेट लेने से, तो आप दिन में 3 बार ले सकते हो। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें है, नहीं होना चाहिए।
दूसरा होता है आपको टैबलेट एबोमाइन भी देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, प्रोमेथाजिन टियोक्लेट होता है, ये आवश्यकता के अनुसार दी जा सकती है। ठीक है, अगर फिर भी आराम ना हो, मान लीजिए इतना ट्रीटमेंट हमने करा और हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो नजिया वोमिटिंग एसोसिएटेड जो कंडीशन होता है वो अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम क्या देंगे, इंजेक्शन बायन 12+। ये इंजेक्शन देंगे जिसमें क्या होता है, विटामिन B1 होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन B12 होता है। ये 2 ml में आता है एंड इसे मांसपेशी में रोजाना 1 इंजेक्शन लगाया जा सकता है। जब तक वो कंडीशन ठीक नहीं होगा तब तक ये इंजेक्शन लगेगा। ठीक है, नाउ इंजेक्शन पेरिनॉर्म। इंजेक्शन पेरिनॉर्म में क्या होता है, आपका मेटोक्लोप्रामाइड होता है। मेटोक्लोप्रामाइड कितना होता है, 2 ml का होता है। ठीक है, ये इंजेक्शन भी आपको देना पड़ेगा, इंजेक्शन पेरिनॉर्म जिसमें होता है मेटोक्लोप्रामाइड, सो पेरिनॉर्म भी आपको देना पड़ेगा। दूसरा होता है इंजेक्शन रैंटाक जिसमें रैनिटिन होता है, ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा उल्टी होने पर दिए जा सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आपको डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन देना पड़ेगा एंड डेक्स्ट्रोज 5% की ड्रिप आपको लगाई जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखो कि पेशेंट कैसा नहीं होना चाहिए, पेशेंट डायबिटिक आपका नहीं होना चाहिए। पेशेंट अगर डायबिटिक होगा तो डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो फिर हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन अचीव करेगा, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, हमेशा नॉर्मल लेवल में रह करके काम करना चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।